Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. So this is the question we have of F7, the financial reporting, page number 85. अब इसमें test your understanding 4. The topic we have is impairment. अब यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस करना है, let me write it down here for your convenience. So impairment. So this is what we are discussing from page number 85. Okay, so let's discuss. So impairment of assets. First of all, we have revenue. Uh, this is the trial balance they have given to us. So hopefully you have read the trial balance. Moving on to the next point, main thing which we are going to discuss is the impairment. Our focus is impairment. So this is simply the property. We have the property information. We have the plant and equipment information. Then moving on to the next point, the further notes we have, this is the main note which we are going to focus on. It is not very difficult actually. So यहाँ पे अगर हम इसको देखें, द बैलेंस ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इसको हम थोड़ा सा पहले वर्किंग कर लेते हैं, जस्ट इन केस पहले वर्किंग करके इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए, फिर सारा क्वेश्चन जो है वो तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो हो ही जाए। अच्छा, हमारा पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए, बाय द वे, जब भी हमें इम्पेयरमेंट करनी है तो उसमें हम फार्मूला जो यूज करते हैं वो हम लेते हैं आपका, इफ द कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल अमाउंट। If the carrying value is greater than the recoverable amount, then it means there is an impairment. Then it means there is an impairment. आगे फर्दर अगर इसे हम डिस्कस करें तो इम्पेयरमेंट रिकवरेबल अमाउंट हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। इनमें से हमने जो अमाउंट लेनी है वो कौन सी लेनी है, हमने हायर वैल्यू में। इन दोनों में से जो हमारे पास हायर वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी रिकवरेबल अमाउंट। अब लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है द बैलेंस ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडेड अ पीस ऑफ स्पेशलिस्ट मशीनरी डेट कॉस्ट $70,000 on 1st of July to 20x5. On 30th of June 20x7, a forklift truck reversed into the machinery causing severe damage. Hume has identified two possible options: sell the machine or repair the machine and continue to use it. अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें, रिपेयर द मशीन पे पहले पढ़ लेते हैं इसको। द फाइनेंशियल कंट्रोलर हैज एस्टिमेटेड दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश flows generated from future use, including the repair amount, to 31,800. अगर आप इसको रिवाइज करें, पिछले लेक्चर रिकॉल करें बेसिकली, तो फिर हमने ये डिस्कस किया था ऑलरेडी कि आपकी जो वैल्यू इन यूज है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो दूसरा पार्ट है, रिपेयर द मशीन एंड कंटिन्यू टू यूज इट, उसमें हमने जो उसने हमें दी 31,800 वैल्यू दी हुई है, ये हमारे पास वैल्यू इन यूज है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास फॉर्मूला में एक अमाउंट आ गई है, वैल्यू इन यूज, वो है हमारे पास 31,800। अब हम ये वाली अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब फेयर वैल्यू आपकी मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली ऑप्शन में अगर हम इसको देखें, वो हमें कह रहा है कि a potential buyer has been located who has indicated that she would pay 80% of the carrying value at 30th of June 20x7। अब यहाँ पे हमें कैरिंग वैल्यू चाहिए अपने एसेट की एट 30th of June 20x7। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं और स्टॉप करके हम इसकी कैरिंग वैल्यू निकालते हैं कि हमारे पास इस जो पार्ट है स्पेसिफिक पार्ट 7,000, इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अगर हम इसकी कैरिंग वैल्यू निकालें, अब हमारे पास अगर हम इसको क्वेश्चन को डिस्कस करें ना, इसको हम थोड़ा सा इसको पढ़ें। यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन के स्टार्ट पे है, उसने हमारे पास जो करंट एसेट करंट ईयर दिया हुआ है, जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है वो 30 जून 2017 है। ये इसका ईयर एंड है, तो इसका ईयर स्टार्ट क्या होगा। इसका ईयर स्टार्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, 12 मंथ्स बैक जाते हैं इससे, तो वो बनेगा आपका 1 जुलाई 2026। ठीक है, 1 जुलाई 2026 ही इसका करंट ईयर है। अब अगर वापस हम दोबारा नीचे आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इसकी कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, अब सबसे पहली बात ये कि उसने जो पीस लिया था अपनी स्पेसिफिक मशीनरी का, वो था 1 जुलाई 20x5। 1 जुलाई 20x5 पे उसने पीस लिया। उसका जो ईयर एंड होगा इसके बाद जो होगा वो होगा 30 जून 20x6। ठीक हो गया, ये इसका फर्स्ट ईयर हो गया। तो सेकंड ईयर है उसका, वो होगा 1 जुलाई 20x6 और 30 जून 20x7। अगर हम इसको देखें, हमारे पास जो हमारा ईयर आ रहा है, फिर है कौन, उप्स सॉरी, बहुत आगे चलो, पेज नंबर 85 पे जाना है मुझे। Okay, sorry about that. Okay, so let's coming back to the point. Page number 85. Yes, there we are. अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें, 2 इयर्स की उसने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है अपनी इस स्पेसिफिक पार्ट की। अब उसकी पॉलिसी क्या है, उसने कहा है प्लांट एंड इक्विपमेंट है आपका, प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये पीस इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब जिस कैटेगरी में ये इंक्लूड है उसकी जो डेप्रिसिएशन का वे होगा, उसी डेप्रिसिएशन का वे को हमने यूज करना है। अब जहाँ पे देखिए, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ठीक है, ये हमारे पास उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का वे आ। अगर हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास कितनी डेप्रिसिएशन आती है, कैन यू वर्क ऑन इट प्लीज। यहाँ पे पहले के मैं साइड पे करना शुरू करता हूँ, आप इसको जरा वेरीफाई करते रहिए। अगर मैं इसको कैलकुलेट करना शुरू करूँ, यहाँ पे उसकी कैरिंग वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। पहले आपका हो रहा है 70,000 हमारे एसेट की वैल्यू है। पहले हम निकाल रहे हैं 30 जून 20x6 पे निकाल रहे हैं। उसका 20% आया, इसका कितना 14,000, 70,000 का 20% 14,000 आ गया। अब ये हमारे पास कैरिंग वैल्यू इसकी एट 30 जून 20x6 कितनी आएगी, कैरिंग वैल्यू वो आएगी 70,000, हमारे पास एसेट की वैल्यू है, -14,000। ये आगे हमारे पास कैरिंग वैल्यू है 30, तो सॉरी 56। ओके, 56,000। अब हम करते हैं सेकंड वाला ईयर हमारा 30 जून, जो कि जिसके लिए हमने कैलकुलेट करना है 20x6। इस पे हमारी कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट आ रही है 56,000। उसका हम 20% लेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, आपको ऑलरेडी आता ही होगा आई एम श्योर। 11,000, थैंक यू। 200 इस पे इसकी कैरिंग वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं, वो आएगी 56,000 -11,200, कितनी आई, थैंक यू, 44,800। अगर हम यहाँ पे देखें, उसकी जो कैरिंग वैल्यू आ रही है, जो कि हमने 30 जून पे उसकी लेनी है, वो है 44,800। अब हम इसे वर्किंग करना शुरू करते हैं यहाँ पे।
अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पे, जो आपके पास इम्पेयरमेंट को कैलकुलेट करने का होता है, एक दफ़ा यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ, कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट, ज़रा बेहतर हमें क्लियर पिक्चर हो जाएगी। ये सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में इतना डिटेल से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लियर होना चाहिए। कैरिंग वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 44,800। ठीक हो गया। अब रिकवरेबल अमाउंट में हमारे पास अगर हम देखें, वैल्यू इन यूज हमारे पास कितनी आ रही थी, 31,800। अब फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, कितनी, ओहो यू आर वेरी क्विक। एनीवेज मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अली के लिए भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई एम श्योर बेस्ट बाय द वे इट इज करेक्ट। अच्छा यहाँ पे अगर हम इसको देखें, आ, हमें वो कह रहा है कि 80% ऑफ द कैरिंग वैल्यू एट 30th of June 20x7। ठीक है, अब यहाँ पे वो कितनी अमाउंट पे करेगा, आपको जो पोटेंशियल बायर है 80% ऑफ द कैरिंग अमाउंट। अब यहाँ पे वो 80% कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है उसकी, 44,800। इतनी वैल्यू वो पे करेगा, ये उसकी रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगी। सॉरी, रिकवरेबल अमाउंट नहीं कह सकते हम इसको, इसको हम कह सकते हैं, अभी ये हम इसको 80% का कैलकुलेट करें, क्या आता है 44,800 का 80%, जरा बताइए। 35,840। ठीक है, अब ये 35,840 है, उसके बाद अगर हम इसको मजीद कैलकुलेट करना शुरू करें, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। अब इसमें से हमने क्या करना है, फेयर वैल्यू आपके पास आ गई, ये फेयर वैल्यू आ गई 35,840, लेकिन हमने इसमें से कॉस्ट टू सेल भी माइनस करना है, कि जो हमारे पास रेलिवेंट कॉस्ट है वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल आएगी। अब इसमें से ये 80% ऑफ द कैरिंग वैल्यू आ गया, लेकिन उसके बाद वो मजीद हमें कह रहा है, however she has insisted that the machine is repaired before she buys it. The repair work will be done by Hume's employees and will take about 120 hours of skilled labor. The associated cost with this labor is 2160। ठीक है, ये अभी हमें स्पेंड करेंगे तो फिर हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो सेल होगी, अदरवाइज ये सेल नहीं होगी। हम इसमें से ये माइनस करेंगे, हमारे पास रिपेयर कॉस्ट आएगी, वो हम इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट टू सेल में आएगा, और रिपेयर कॉस्ट हमारे पास आ रही है 2160, ये हम माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है, इन एडिशन ह्यूम विल हैव टू डिलीवर द मशीन टू द बायर एट अ कॉस्ट ऑफ 2100। ये भी उसको पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो मशीन सेल नहीं हो सकती। डिलीवरी कॉस्ट की भी कंडीशन है जो उसे पे करनी है, ये भी सेल करने के लिए कंपल्सरी है, अदरवाइज हम इसको सेल नहीं कर सकते। एंड देयर विल बी अ सिंगल प्रीमियम कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ 580। हम इसमें से इंश्योरेंस कॉस्ट भी माइनस करेंगे, इंश्योरेंस कॉस्ट 580। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी सारी की सारी, ये बेसिकली हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, हम ये कैलकुलेट। अली आर यू विद मी? ठीक है, आपको समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? चलें, गुड। अब यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ये फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो आ रही है हमारे पास, वैल्यू आ रही है, इसको हमने कैलकुलेट किया तो आती है 31,000 आ रही है मेरे पास, 31,000। अब मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो आ रही है, वो आ रही है 31,000। ये हमने सारे फार्मूले से कैलकुलेट कर ली है। सो माई फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल इज 31,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल है, इसके मतलब सर वो न्यू कॉस्ट ऐड ही नहीं है, उसके बाद में ये टोटल कॉस्ट माइनस की है अपना फिर वैल्यू। हाँ, बेसिकली हमने सबसे पहले वो अमाउंट निकाली है जो कि हमें पे होगी। ठीक है, वो आगे 80% ऑफ द कैरिंग वैल्यू उसने हमें लिखा हुआ है। फिर उसमें से हमने माइनस करना है, कोई ऐसी कॉस्ट तो नहीं हमें पे करनी जिस जो सेल करने के लिए जरूरी है, कंपल्सरी है, वो पे करेंगे तो हम उसको सेल कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको सेल नहीं कर सकते।
तो वो हमने माइनस कर दिया उसके अंदर से जो उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपका क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमें ना इंफॉर्मेशन देता कि ये रिपेयर कॉस्ट भी नहीं है, आपकी डिलीवरी कॉस्ट भी नहीं है, आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट भी नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी 80% ऑफ द कैरिंग वैल्यू ही हम फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल लेते हैं, जो कि आती है हमारे पास 35,840। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया आपको। अगर हम इसमें से देखें रिकवरेबल अमाउंट का हमने पढ़ा था। रिकवरेबल अमाउंट जो होती है बेसिकली इन दोनों में से हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, सॉरी हायर वैल्यू। अब इन दोनों में से अगर हम हायर वैल्यू लेंगे तो हमारे पास वैल्यू इन यूज हायर वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला। तो अभी हम अगर इसमें से हायर वैल्यू 31,880 आ गई और हमारे पास कैरिंग वैल्यू 44,800 है और रिकवरेबल अमाउंट है 31,800। तो हमारी कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल अमाउंट। अगर कैरिंग वैल्यू आपकी इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट हो अकॉर्डिंग टू द आईएएस, हमें इस चीज का पता है कि हमें अपनी कैरिंग वैल्यू को रिड्यूस करना है रिकवरेबल अमाउंट पे। तो हमारा फिर जो जितनी अमाउंट से वो रिड्यूस होगी उसको हम कहेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, तो कितनी अमाउंट से वो रिड्यूस करेगा, जी हाँ। 44,800 उसकी कैरिंग वैल्यू माइनस उसकी रिकवरेबल अमाउंट जो कि आ रही है 31,800। तो उसका 13,000 जो आ रहा है वो इम्पेयरमेंट लॉस आ। अब यहाँ पे हमने वो क्वेश्चन में पढ़ा था, हमने देखना है कि क्या इसके अगेंस्ट पहले कोई इम्पेयरमेंट तो नहीं चार्ज हुई हुई। अगर नहीं चार्ज हुई तो इसको हम सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं क्विकली ताकि हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट था जो कि अभी हमने सॉल्व किया है। ये क्लियर हो गया आपको? ओके गुड। नाउ लेट्स सॉल्व। अब इसमें नेक्स्ट है एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 5। वो मैं आपको कल करवाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसके साथ मिक्स ना हो जाए। पहले हम क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में अपनी वो है उसको करना भी है, क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है। ओके, हम इसको अब देखते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट उसने हमें दी हुई है इन द क्वेश्चन, सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी है और हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। इसको हम क्विकली सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आज का ये क्वेश्चन जो है एक आपका कॉन्सेप्ट वाइज हो जाएगा। बाकी हम कल भी एक आपका इसमें जो सेकंड पॉइंट है कैश जनरेटिंग यूनिट, वो उसका क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा ताकि आपका वो भी प्रैक्टिस हो जाए तो कल तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स क्विकली डिस्कस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हमने बनानी है इसमें। मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ बिकॉज इन ऑर्डर टू सेव द टाइम। मैं हेडिंग्स वगैरह को प्रॉपर नहीं फॉर्मेट में लिख रहा क्योंकि मुझे क्वेश्चन को एज इट इज जल्दी जल्दी क्विकली सॉल्व करना। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें सिंपल, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रेवेन्यू। रेवेन्यू है आपके पास 390,000। ये मेरे साथ आप देखते जाइएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स, मैं इसके ना फॉर्मेट की ये करता हूँ, आपका एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, तब तक आप ऐसा करें कि जो डेप्रिसिएशन वाले नोट्स हैं, नोट नंबर 1 एंड 2, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और जिसमें हमने बिल्डिंग प्रॉपर्टी की जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो तब तक आप कैलकुलेट कर लीजिए। अभी उसमें जो हमने कर लिया है उसे इग्नोर कर दें, सिर्फ और सिर्फ जो फिगर्स हमारे पास प्रॉपर्टी के प्लांट एंड इक्विपमेंट की उसकी बेस पे नोट 1 एंड 2 को देखते हुए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें, तब तक इस फॉर्मेट को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और मेक श्योर करिएगा कि आपके पास रजिस्टर्स हों। वैसे तो लाइट ऑफ होती है, मैं लाइट ऑन भी कर दिया करूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। जितना आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि एग्जाम में भी आपने राइटिंग ही करनी है। बाकी जो क्वेश्चन में टेक्निकलिटीज हैं वो मैं जो ही फॉर्मूला बनाता हूँ साथ साथ मैं आपको बता दूंगा, बाकी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो इतना मुश्किल नहीं है।
डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन। और मैंने इसकी एक वीडियो भी मैं साथ साथ बना रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि इसका वॉल्यूम सही होगा। अगर ये सही हो जाता है तो फिर ये वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा, ताकि आपके लिए मज़ीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा ये फॉर्मेट पहले से बना हो, ताकि हमारा वहां से भी टाइम सेव हो जाए।
Okay, I have statement of financial position. In the current assets, the inventory we have given is 18,100. Receivables we have is 8,600. Bank is we have non-current liabilities 12% one, which is 40,000. Liabilities. Loan interest. Sometimes. Okay, so I have prepared the format. Excuse me. अभी हम आते हैं वन बाय वन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ because I don't want to waste time, so इस वजह से मैंने इसको ऐसे कर दिया। अच्छा, जैसे क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है सिंपल, अगर हम देखें यहाँ पे रेवेन्यू वी हैव इज 390,000, यहाँ पे 390,000 रेवेन्यू लिखती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की हमें वर्किंग करनी है थोड़ी सी, उसको मैं वर्किंग में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग डायरेक्टली कर लेते हैं बिकॉज वो हमें ये कह रहा है क्वेश्चन में, अगर हम इसको देखें सिंपल जहाँ पे कह रहा है कि ऑल डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, जितनी भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे वो चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग भी यहाँ पे साथ ही कर लेते हैं। लेट्स डू दैट नाउ।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसकी वर्किंग मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं। इसका वर्किंग्स का सेक्शन बना लेते हैं तो ये हमारे पास वर्किंग्स आ गई। बाय द वे ये वर्किंग्स में ही अपनी वो आप रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग वैल्यू वर्किंग्स में ही कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम आते हैं फर्दर इसको कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग वन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमारे पास वर्किंग वन भी आ रही है कॉस्ट ऑफ सेल्स की, साथ ही हमें वर्किंग टू भी चाहिए क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन भी इसमें रिकॉर्ड करनी है, तो वर्किंग टू भी इसमें कर देते हैं। वर्किंग टू है हमारी नॉन करंट एसेट्स की वर्किंग है, जिसमें हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले हमारे पास वैल्यू जो आ रही है, यहाँ पर डॉलर का साइन लगा देते हैं। एज पर ट्रायल बैलेंस अगर हम देखें, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 210,600 वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कोई भी ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री तो उसने हमें दी हुई है, विच इज दिस 30 जून 2027, ये भी हो गया 2027, तो हमने इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्यों नहीं लिखा? उसकी रीजन ये है, जब ट्रायल बैलेंस में आपकी इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई है, इसका मतलब ये है कि हम इसको रिकॉर्ड कर चुके हैं अपने रिकॉर्ड्स में। ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है। अब जो ट्रायल बैलेंस के नीचे हमारे पास नोट्स आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये नोट्स का जो सेक्शन है, नोट वन, नोट टू, नोट थ्री, ये जो होता है नोट वन, नोट टू, नोट थ्री, इसको अभी हमने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको अपने रिकॉर्ड्स में प्रॉपर इसकी वर्किंग करेंगे। लेकिन क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमारी आ रही है ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसका मतलब वी हैव रिकॉर्डेड द क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसका ये आंसर है। और दूसरी एक और चीज इसका आंसर ये भी है कि आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की उसने वैल्यू ही ट्रैक दे दी हुई है 2,10,600। जब उसने हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दे दी हुई है, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू दे दी है 2,10,600, तो हमें इसकी वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये भी इसका एक दूसरी रीजन है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। अब सबसे पहले हमें चाहिए डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास जो नेक्स्ट अमाउंट आएगी वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी। अब डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका कोई समझ लें कि प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, लेकिन इट इज़ एडवाइस कि आप क्लियर वर्किंग, उसने अपने जो है एग्जाम में उसमें एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आपकी वर्किंग क्लियर होनी चाहिए। तो फॉर्मेट आप जैसा मर्जी रखें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आप मैं कहता हूँ कि आप बजाय से कि नया फॉर्मेट आप इन्वेंट करें, आप जो इस बुक में जो फॉर्मेट है उसी को फॉलो करें, क्योंकि वो एक एग्जामिनर एडवाइस्ड फॉर्मेट है, तो उसमें आपकी वर्किंग भी क्लियर हो जाती है। अच्छा, एनीवेज, कॉस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट एज पर ट्रायल बैलेंस। प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास? हमारे पास आ रही है, सॉरी, प्रॉपर्टी की कॉस्ट 1,50,000 आ रही है प्रॉपर्टी की कॉस्ट। और हमारे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट आ रही है 176,200। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे है, उसने हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन हमारे पास आ रही है ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक्चुअली ये भी आ रहा है 48,600। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज पर ट्रायल बैलेंस। आप अगर लिखना चाहें तो आप स्पेसिफिक भी लिख सकते हैं, ऑन 1 जुलाई 2026। ये बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने इसको लिख दिया ताकि ज़रा मजीद हमें भी कंफ्यूजन ना हो बाद में। उसकी कोई डिडक्शन नहीं होगी, आई एम श्योर।
38,400 हमारे पास आ रहा है आपका प्रॉपर्टी का, और प्लांट इक्विपमेंट का आ रहा है 48,600। इसको मैं प्रॉपर लिख दूँ। आई थिंक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आप डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी लिख सकते हैं, चार्ज फॉर द ईयर भी लिख सकते हैं, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अब प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी का उसने में कहा हुआ है कि हमारे पास लैंड की जो कॉस्ट है वो 30,000 है, हम लैंड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। द बिल्डिंग इज बीइंग डेप्रिसिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 25 ईयर्स। हम सिंपल क्या करेंगे, हम अपनी 150,000 हमारी कॉस्ट है, उसमें से ये 150,000 हमारी कॉस्ट आ रही है, माइनस 30,000 हमारी लैंड है, और माइनस कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसका 20, सॉरी डिवाइड कर देंगे 25 से। कितना? 4800, थैंक यू, डेट इज करेक्ट। 4800 क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी की है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब प्लांट की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, सबसे पहले हमें उसकी कैरिंग वैल्यू चाहिए। 176,000 हमारी कॉस्ट है, माइनस करेंगे 48,600, फिर उसका हम कैलकुलेट कर लेंगे 20%। कितनी आ रही? 25 520, इज इट 25,480? 176,200 माइनस 48,600, दोबारा करिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, 25,520, थैंक यू। ये आ गया हमारे पास, डेप्रिसिएशन आ गई। अब इसके बाद हमने जो इम्पेयरमेंट कैलकुलेट की थी वो हम इसके अंदर लिख देते हैं। हमारे पास इम्पेयरमेंट जो आई थी, ज़ाहिर है प्लांट एंड इक्विपमेंट में से हम माइनस करेंगे। हम इसमें से माइनस क्यों करें? बिकॉज उसने हमें कहा हुआ, अगर हम नोट में देखें, उसने हमें कहा हुआ है द बैलेंस ऑन द प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूडेड अ पीस ऑफ स्पेशलिस्ट मशीनरी, ठीक है। ये प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये अमाउंट इंक्लूडेड है, इस तरह से हम इम्पेयरमेंट जो है प्लांट इक्विपमेंट में से माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल अपने प्लांट इक्विपमेंट में से इस अमाउंट को माइनस, इस पॉइंट की समझ आ गई आप दोनों को, ठीक है। यहाँ से हम इम्पेयरमेंट माइनस कर देंगे, ये वर्किंग 3 कर लें इसको, जो शुरू में मैंने आपको करवाई थी, उसको हम 13,000 यहाँ से माइनस कर देंगे। अब हमारे पास जो है इसकी फाइनल वैल्यूज आ जाएंगी, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपके पास क्या आएगी, और दिस वन मैं देख रहा हूँ बोर्ड पे ये क्लियर किया, थोड़ा सा इसको मैं से कर देता हूँ, क्या जो है क्लियर। ओके, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1,06,800, और जो सेकंड वैल्यू आएगी वो आएगी 89,080 डॉलर्स। इसको डबल चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर दिस इज करेक्ट। ओके, इसको अब हम डेप्रिसिएशन को अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लिखेंगे प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो सी मर्जी पहले लिख दें आप, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कर देते हैं। इसके साथ मैं लिख देता हूँ कि वर्किंग 2 से लिए मैंने, वो 4800 हमने ली,
प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो डेप्रिसिएशन है, ये भी आपकी डेप्रिसिएशन आ गई। ये आ गई 25,520। और तीसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, वो है इम्पेयरमेंट वर्किंग 13,000। इसका जो टोटल आएगा आपके पास वो आएगा 253,920। अब इस पॉइंट को एक बार सोच समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट को मैंने 2 पॉइंट्स पे लिखा है। एक कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में इसलिए लिखा है क्योंकि वो डेप्रिसिएशन सारी चार्ज कर रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स को। इस वजह से इम्पेयरमेंट भी कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही चार्ज कर रहा है। अगर वो लिखता कि वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज नहीं कर रहा, तो सिंपल मैं उसको एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन को लिखता और इम्पेयरमेंट को भी एक्सपेंसेस में लिख देता। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रीजन। अब इम्पेयरमेंट को मैंने दो जगह पर, ठीक है, अगर आप इसको देखें, एक मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखा है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आपकी आती है वो आती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है, एक इम्पेयरमेंट आपकी वहां पे जाएगी। दूसरी जो आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं, आपके पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं 106,800,890,880, ये आपकी कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स हैं जो मैंने कैलकुलेट किए हैं। और ये कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स कहाँ पे जाएंगी, आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इम्पेयरमेंट क्योंकि मैंने भी रिकॉर्ड नहीं थी की, उसके दो इफेक्ट हैं। एक इफेक्ट जाएगा उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, जो कि मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिख दिया। दूसरा इफेक्ट उसका जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जो कि मैंने उसकी वर्किंग नंबर 2 में लिख दिया। ये दोनों वैल्यूज, दोनों फैक्ट्स आपके आगे, क्योंकि मैंने एसेट की कॉस्ट में से भी उसको माइनस करना है। ठीक है, इस वजह से मैं एसेट में से उसको माइनस कर रहा हूँ इम्पेयरमेंट को। दूसरा इसका इफेक्ट ये है कि मैंने इसे एज अ एक्सपेंस के तौर पे इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लिखना है, जिसको मैं ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिख चुका हूँ। तो ये दो इफेक्ट होंगे आपके इम्पेयरमेंट के, एक एसेट में से माइनस होगा, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में से जाके एक्सपेंस में से, एक्सपेंस में जाके रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप दोनों को? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। अब इन वैल्यूज को हम अपने क्वेश्चंस में रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू वर्किंग नंबर 1 से हम ले लेते हैं, वो आ रही है 253,920। वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाएगा। यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आप मैं लिख लेता हूँ। ये वर्किंग, ये सिंपल एक वर्किंग है छोटी सी। इस पे हम अभी आपको एक दो पॉइंट्स और समझाने हैं, वो रह गए हैं बस। आई नो ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जी। हाँ, काफी मुश्किल हो गया और बड़ा भी है। आपको घर जाके इसे कम से कम 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आपको ये सही आइडिया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है, मेन इसमें सबसे ज्यादा टेक्निकल पॉइंट इम्पेयरमेंट का था, इसी वजह से वो सबसे पहले करवा दिया आपको। ओके, अब नेक्स्ट आ जाएं। हाँ, अब दो पॉइंट्स इसमें रह गए जो जरा कंफ्यूजिंग है। एक आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो है, बाकी इनकम टैक्स तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस में हमने देखना है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको, ताकि क्लियर हो जाए। हमारे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस, अच्छा, लोन नोट उसने हमें दिया हुआ है 12% लोन नोट इशूड ऑन 1 July 2026। ये हमारा बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। अगर हम यहाँ पे देखें, जो मैं शुरू में आपको बताया था कि आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 July 2026 और एंड हो रहा है 30 June 2027। ठीक है, तो आपका यानी कि 12 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा इस लोन नोट पे। ठीक है, अब उसने कितना इंटरेस्ट पे किया हुआ, अगर हम क्वेश्चन में देखें, उसने इंटरेस्ट पे किया हुआ है 3600। उसने 3600 इंटरेस्ट पे किया हुआ। अगर हम इसका स्ट्रेट इंटरेस्ट की अमाउंट निकालें तो वो कितनी बनेगी? लोन नोट की अमाउंट कितनी है? 40,000। उसके साथ जो 12% है ना, ये इसका इंटरेस्ट रेट होता है। हम क्या करेंगे, 40,000 को 12% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी 4800। अब 4800 में से उसने कितना इंटरेस्ट पे किया है? 3600। 1200 अभी वो अमाउंट है जो कि अभी उसने इंटरेस्ट को ना ही रिकॉर्ड किया है, ना उसने पे किया।
अब ये 1200 जो इंटरेस्ट है वो इस हमारे करंट ईयर से बिलोंग करता है। ठीक है, इसको हमने अपने पास रिकॉर्ड करना है एज अ अक्रूड एक्सपेंस एट 30th of June 20x7। ये वो अमाउंट है जिस हमने भी पे तो नहीं की, लेकिन अब हमें चार्ज हो गया, हमें पे करना है एट 30th of June टू 20x7 पे, ये पेएबल था। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि हमारा चार्ज हो गया हो, जिसका हमने बेनिफिट ले लिया हुआ है 30th of June 20x7 पे, वो आपका क्रूड एक्सपेंस होता है। ठीक है, इसकी जो एंट्री होती है आपने पहले पढ़ी होगी, हम इसे अपने एक्सपेंस में जाके ऐड करते हैं और पेबल में भी जाके इसको ऐड कर देते हैं इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम सिंपल या क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने आपका सारा बनाया हुआ है यहाँ पे। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद बाकी सारी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन, उसमें इतना कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस से हो जाएगा क्लियर। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा हमारा 116,580। फिर उसके बाद प्रॉफिट बिफोर वो भी आएगा 116,580। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस में आपके पास आएगा 3600 जो कि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, और प्लस 1200 वो आएगा अक्रूड। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4800। 4800 आ गया। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या हमें वर्किंग में ये 3600 और 1200 लिखना जरूरी है? वो जरूरी है। क्यों? बिकॉज उसने हमें ये कहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको कैसे किया है। ये ऐसे ही आपको बटन दिखाई जाएगी, 3600 और 1200 इस तरह आपको लिखना इसका जरूरी है, बिकॉज वो कहता है कि मुझे वर्किंग क्लियर होनी चाहिए। 4800 आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप इसको ऐसे शो करेंगे। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स आएगी, वो आएगी 11,117,780। अब इनकम टैक्स एक्सपेंस, ये बस लास्ट एक पॉइंट है इसमें रह गया, बाकी तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब इनकम टैक्स अगर हम देखें अपने पास, हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जो इनकम टैक्स लिखा हुआ है वो है टैक्सेशन की अमाउंट। टैक्सेशन की अमाउंट है 1300। ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस में आ। लेकिन अगर हम नोट में आए, हमारे पास लास्ट पे एक नोट दिया हुआ है, उसने कहा द डायरेक्टर्स हैव एस्टिमेटेड द प्रोविजन। द डायरेक्टर्स हैव एस्टिमेटेड द प्रोविजन हमारे पास आ रही है, वो आ रही है फॉर द ईयर टू 30th of June 20x7 एट 6500। उसने हमें कहा हुआ है कि हमारे पास इनकम टैक्स की अमाउंट 6500 होनी चाहिए। अब इसमें हमने क्या करना है, सिंपल, ये थोड़ा सा जरा टेक्निकल पॉइंट है, इसका मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट डज दिस मीन। अब क्योंकि ये इसके लिए सेपरेट आईएएस है, आपने सिंपल ये करना है कि इसको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये इसका सेपरेट आईएएस है, वहां पे इसको करेंगे। अभी आप इसको वैसे ही कर लें कि इनकम टैक्स एक्सपेंस जो आप क्वेश्चन में गिवन है 1300 लिख देंगे, और जो उसने नोट में दिया हुआ है उसकी डबल वर्किंग होगी, उसको हम इनकम टैक्स एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। एक चीज ये आपका यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसकी रीजन अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आपको क्लियर भी नहीं है डजेंट मैटर, लेकिन ये कि आपको बाकी का क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। अच्छा, एक तो हो गया आपका ये आ गया, यहाँ पे इनकम टैक्स एक्सपेंस आ गया, उसमें 1300 है और प्लस 6500। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 6500 की जो प्रोविजन हमने क्रिएट करनी है, उसको हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखना है। उसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे सिंपल, यहाँ पे अपनी करंट लाइबिलिटीज में इनकम टैक्स में अपने पास लिख देंगे 65। ठीक है जी। अक्रूड लोन इंटरेस्ट जो था हमारा, हमारा कितना अक्रूड लोन था, आपने 4800 था, 4800 में से 3600 जो था उसने पे कर दिया है। रिमेनिंग 1200 जो है उसका अभी भी पेएबल है, वो करंट लाइबिलिटी में 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सारा क्वेश्चन था। बाकी इसकी मैं इमेज जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। हाँ, बाकी अभी एक और चीज इसमें रह गई, वो मैं साथ ही कर देता हूँ। ट्रेंड अर्निंग्स में हमने ये अमाउंट लिखनी है। यहाँ पे आते हैं, इनकम टैक्स एक्सपेंस जो मेरा बना है वो बनेगा 7800।
और जो आपके पास अमाउंट आएगी वो आएगी 103,980। अल्लाह करे इस वीडियो की अब ऑडियो सही हो गई हो, फिर आपके लिए बेहतर हो जाएगा ये। आप रिटेन अर्निंग्स ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में आ रही है ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 11,450। तो रिटेन अर्निंग्स के हम लिखते हैं ओपनिंग, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं है, हम ओपनिंग बैलेंस और रिटेन अर्निंग्स लेंगे। और प्लस जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट आ रही है 103,980, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर हमारा ये लॉस होता तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब ये रिटेन अर्निंग्स वो अमाउंट है जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट हुआ लेकिन अभी तक हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अब इसको हम फाइनल कर देते हैं, लेट्स फाइनल इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फाइनेंशियल पोजीशन को भी फाइनल कर देते हैं। ये वो हमारे पास बैलेंसेस हैं जो वर्किंग में आ रहे हैं। कैरिंग वैल्यूज 106,800, प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू आ रही है 89,080, ये हमारी वर्किंग में ऑलरेडी आ रहे हैं। फिर उसके बाद आ रहा है 195,880। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, ये हमारे पास करंट एसेट्स, ये है 51,650। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ये वैल्यूज मैंने ट्रायल बैलेंस नहीं है, बाय स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और बैंक, हमें इस चीज़ का पता है। कैश अगर होता तो हम यहाँ पे कैश भी लिखते, हमें कैश नहीं उसने में दिया हुआ। तो हम इन वैल्यूज को ऐड करेंगे, तुम्हारे पास आएगा 247,530। फिर उसके बाद हम आगे फर्दर आते हैं, रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू लेते हैं। रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू आएगी जब हम दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 103,980 प्लस 11,450, ये मेरे पास आएगी 115,430। तो क्या, अब इसको हम टोटल कर लेते हैं इसका इक्विटी की वैल्यू का, वो हमारे पास आएगी। इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड, ये भी शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम भी एज इट इज लिखेंगे, इसकी हमारे पास कोई वर्किंग नहीं है, ट्रायल बैलेंस में ये अवेलेबल है। ये हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएगा 174,430। इन थ्री वैल्यूज की टोटल ये आ गया हमारे पास। बाकी लोन नोट नॉन करंट लाइबिलिटी होती है 40,000, वो एज इट इज हमारे ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज का टोटल लिख देते हैं। जो करंट लाइबिलिटीज का टोटल है हमारे पास, वो आ रहा है 33,100। इन तीन वैल्यूज को मैं टोटल कर दिया। पेबल्स हमारे क्वेश्चन में गिवन है, अक्रूड लोन इंटरेस्ट का मैंने आपको बता दिया 1200, और इनकम टैक्स का भी आपको 6500 बता दिया। अब इन थ्री वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 247,530। ये आपका क्वेश्चन था। बाकी ये इमेज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।